स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाया था। आतंकियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ कर उन्हें मारा था और ये बात खुद मारे गए जो लोग थे उनके परिजनों ने बताई थी। पहलगाम के उन कातिलों का हिसाब हो चुका है, लेकिन विपक्ष की सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पहलगाम अटैक पर अब इंडिया गठबंधन का एक नया विवादित बयान सामने आ गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा था। पहलगाम के आतंकी अटैक में धर्म का एंगल देकर बीजेपी ने अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत ने दावा किया है कि पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही थी। वो देश में एक और गोधरा कांड की साजिश रच रही थी। तो विपक्ष के नेता पहलगाम टेरर अटैक पर धर्म वाली बात को नकार रहे हैं, लेकिन शायद जिन परिजनों ने अपनों को खोया उस दर्द को सुनना भूल गए हैं। इस बीच कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में दिए गए बयान पर संजय राउत का रिएक्शन भी सामने आ गया। संजय राउत अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद बीजेपी ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर आग लगाना चाहती थी, लेकिन क्या सच है और क्या प्रोपेगेंडा है, शायद संजय राउत को यह दिखाई अब नहीं देता है। जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के आकाओं को खत्म कर दिया गया। पहलगाम टेरर अटैक के जो आतंकी हैं उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन सियासत है विपक्ष की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के साथ कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में टीएमसी की सांसद सागरिका घोष भी मौजूद थी। अब संजय राउत के स्टेटमेंट पर सागरिका का भी रिएक्शन सामने आ गया है। सागरिका घोष ने सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि पहलगाम अटैक को लेकर सांप्रदायिक राजनीति करना सही नहीं। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि पहलगाम हत्याकांड को लेकर के सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैम इस तरह की भी बातें हुई कि वहाँ पर ये हिंदू चिन्हित कर करके नहीं मारा गया। देखिए, वहाँ जो हुआ है वो बहुत ही दुखजनक है, बहुत ही हम सब के लिए एक आघात है। हम सब के लिए बहुत ही शोक का विषय है। तो हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ मारे गए हैं, जो वहाँ जिनकी हत्या हुई है, उनको लेकर के सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सच बताना क्या सांप्रदायिकता है? क्या पहलगाम अटैक में मारे गए परिजनों के आंसुओं पर बात करना सांप्रदायिकता है? ये सवाल विपक्ष के उन लोगों से जरूर पूछे जाने चाहिए जो फिलहाल इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। पहलगाम अटैक को लेकर संजय राउत के विवादित बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का रिएक्शन भी सामने आ गया है। इमरान मसूद ने कहा कि पहलगाम अटैक पर हिंदू और मुसलमान क्यों, वहां सभी भारतीयों को मारा गया था। कपिल सिब्बल साहब का पॉडकास्ट है जिसमें गौरव गोगोई, सागरिका घोष, संजय राउत साहब गए। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में घटना हुई वो बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश करी है कि एक हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुन के वहाँ पे मारा गया। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मारा। देखिए, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म क्यों, भारतीय को नहीं मारा गया क्या? वो सारे भारतीय थे जो मारे गए, चाहे उसके अंदर वो घोड़े वाला हो या जो उसके अंदर उन हमारी बहनों के सुहाग जो उनके सामने छीने गए वो। तो इस घटना पर विपक्ष की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है और सच को भी अब सांप्रदायिक सच बताने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आज एक और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। राहुल गांधी के साल 2022 में सेना को लेकर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कई सवाल पूछे और उन्हें हिदायत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? आपके पास क्या इसका कोई दस्तावेज है? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को नसीहत दी कि सांसद होने के नाते आपको संसद में अपनी बात कहनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप सच्चे भारतीय हो तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करते। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन के दावों पर अपनी बात कहते रहे, लगातार ये कहते रहे कि चीन भारत में घुसा है, भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, तब की सेना ने इन तमाम दावों को नकार दिया था। इसी पर अब सख्त टिप्पणी की गई है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, जरा विस्तार से बताइए कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने रिमार्क क्यों दिया राहुल गांधी को लेकर? देखिए प्राची, बिल्कुल ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जमकर फटकार लगाई है। इससे पहले वीर सावरकर का जो मुद्दा था वो भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो है वो इसके ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ की थी और उनको ये कहा भी गया था कि अगर आगे से उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की तो कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी थी। आज जिस मामले के अंदर, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है, इसमें भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर और वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टिप्पणियां की थी, जिसमें जो हमारी सेना है उसके खिलाफ टिप्पणियां की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते इस मामले के अंदर जो है वो नोटिस जारी किया है, 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और साथ ही निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उस पर भी रोक लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर जो सख्त टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर राहुल गांधी को यह कैसे पता है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है, किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पर विवाद हो तो क्या अतुल, ये अहम सवाल पूछा गया कि क्या कोई दस्तावेज है आप जिसके आधार पर ये बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है? अब राहुल गांधी इस सख्त टिप्पणी के बाद क्या करते हैं, क्या रिएक्शन आता है, देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। और अब एक सवाल जो दिल्ली में हो रही घटनाओं को लेकर पूछा जा रहा है, सवाल ये कि क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? ये सवाल इसलिए उठा है कि दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में महिला सांसद के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हुई। चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पोलैंड दूतावास के सामने तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद आर सुधा से सोने की चेन छीनी गई है। सांसद ने इस बारे में दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चेन छीनने वाले बदमाश की तलाश भी शुरू कर दी है। लेकिन ये घटना किसी आम इलाके में नहीं हुई, किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं हुई, ये घटना वीवीआईपी इलाके में हुई है। अब सोचिए कि वहां चेन स्नेचर्स ऐसी हिमाकत कर सकते हैं तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। आर सुधा संसद सत्र के लिए दिल्ली के तमिलनाडु भवन में ठहरी हैं। उन्होंने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्यसभा की एक महिला सांसद के साथ वो तमिलनाडु भवन के पास मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इस दौरान जब वो पोलैंड दूतावास के गेट नंबर 3 और 4 के पास पहुंची तो चेहरे को हेलमेट से ढका एक स्कूटी सवार बदमाश उल्टी तरफ से उनकी तरफ आया और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। इससे उनके गले में भी चोट आई है। ये बात सांसद ने खुद बताई है। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, शिकायत दर्ज करवा दी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी गई है। इस वारदात के बाद दिल्ली में महिला की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। अगर दिल्ली में सांसद सुरक्षित नहीं, अगर वीवीआईपी इलाके में लोग सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी और जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिर चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव जैसा वीवीआईपी इलाका सेफ नहीं है तो दिल्ली के किस इलाके में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? कानून व्यवस्था क्या है दिल्ली में? अब इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में मौजूद है, जहां आज सुबह एक सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की घटना होती है। दरअसल सुबह 6 बजे तमिलनाडु भवन से तमिलनाडु की सांसद आर सुधा अपनी साथी सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है और जब वो पोलैंड एम्बेसी के पास पहुंचती है तो उनके ऑपोजिट साइड से एक स्कूटी सवार आता है और सांसद की चेन चुरा के भाग जाता है। ये वही जगह है, पोलैंड एम्बेसी का गेट नंबर 3 और 4 के बीच की एक घटना है। सुबह सुबह इस इलाके में काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। वीआईपी एक इलाका है जहां एम्बेसी के लोग भी रहते हैं और सुबह सुबह वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में आने वाले टूरिस्ट भी इस इलाके को देखने के लिए और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं।
ऐसे में इस जगह पे सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की घटना होना दिल्ली की कानून व्यवस्था पे कई सवाल खड़े करती है। सांसद की शिकायत पे एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और अब सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक पोलैंड एम्बेसी के सामने चेक रिपब्लिक एम्बेसी भी है, यहाँ से भी सीसीटीवी कैमरा में ये वारदात रिकॉर्ड हुई है क्योंकि ठीक ऑपोजिट है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस सभी सीसीटीवी खंगाल के अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ दिल्ली में वीवीआईपी इलाके में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी, ये सवाल खड़े हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन की रिपोर्ट के बाद सियासत में नया हंगामा मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड के आरोप ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव पर एक साथ 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से उनका वोटर कार्ड जमा कराने को कहा है। चुनाव आयोग ने अब इस बात की जांच करेगा कि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वोटर कार्ड दिखाया था वो असली है या नकली है। तो वोटर रिवीजन जब से हुआ है, जब से नई वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों को सौंपी गई है, तभी से लगातार बिहार की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े दावे एक तरफ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, फर्जी वोटर्स के होने का दावा एक तरफ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो अब उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड होने का बड़ा दावा किया गया है। तेजस्वी के वोटर आईडी विवाद पर आरजेडी, सरकार और चुनाव आयोग दोनों को लेकर अटैकिंग मोड में है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो डिलीट नामों की लिस्ट जारी की है उसमें एपिक नंबर है ही नहीं। मनोज झा ने कहा चुनाव आयोग हमें झांसे में ना रखे। बीजेपी इसी के डिफेंड में आती है तो कुछ तो है भैया जिसकी पर्दादारी है, और वो चंडीगढ़ मेयर की आंखें देख करके आज भी याद आता है उसको शह कहां से थी। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब। आपको एक मात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए और बहुत महंगा पड़ेगा, इसको चेतावनी समझी जाए। अब तेजस्वी यादव के जिस ईपीआईसी नंबर को लेकर विवाद हो रहा है, बीजेपी क्यों तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है वो भी आपको समझाती हूं। दरअसल तेजस्वी यादव के नाम पर 2 ईपीआईसी नंबर RAB0456228 और RAB2916120 मौजूद हैं। इसमें पहला नंबर 2020 के नॉमिनेशन फॉर्म और 2015 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। यही नंबर चुनाव आयोग ने रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में दर्ज किया, जबकि दूसरे ईपीआईसी नंबर RAB2916120 का कोई आधार नहीं है। इस ईपीआईसी नंबर का वोटर कार्ड तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। चुनाव आयोग को अंदेशा है कि दूसरा ईपीआईसी नंबर फर्जी हो सकता है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही आयोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरा ईपीआईसी नंबर आधिकारिक रूप से जारी हुआ था या नहीं। अब तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर बड़ा अटैक किया और कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाते फैलाते तेजस्वी यादव ने अपने वोटर आईडी कार्ड को लेकर भी झूठ बोल दिया। झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करे। अब देखिए, 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है और इस मामले में अब तेजस्वी यादव घिरते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव से सफाई मांगी गई है तो बीजेपी उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। वहीं जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव के घोटालों की लिस्ट में अब वोटर आईडी कार्ड घोटाला भी जुड़ गया है।
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब तेजस्वी की बहन और आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला किया। रोहिणी ने दावा किया है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं ताकि चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचाया जा सके। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर दीघा विधानसभा के मकान नंबर 107 की वोटर लिस्ट शेयर की और लिखा है कि मकान नंबर 107 में तिवारी, सिन्हा, अंसारी, पासवान, मुस्तफा और यादव जैसे अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। साथ ही यह भी लिखा है कि चुनाव आयोग ने डॉग बाबू, सोनालिका ट्रैक्टर और देवी देवताओं के नामों पर भी वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए हैं। तो एक तरफ ये दावे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के दो आईडी कार्ड वाला मामला अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर एक्शन हो रहा है। प्रतापगढ़ में एसपी की पीडीए पाठशाला बंद हो गई है। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक आर के वर्मा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधायक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि विधायक ने अपने समर्थकों के साथ स्कूल के गेट का ताला तोड़ा, गांव और आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया और पार्टी और पीडीए के पोस्टर लगाकर पाठशाला चलाई। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के गौरा ब्लॉक में प्राथमिक स्कूल को मर्जर पॉलिसी के तहत बंद किया गया था। एसपी विधायक आर के वर्मा ने बुधवार को इस बंद स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाई थी। अब खंड विकास अधिकारी की शिकायत समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब प्रतापगढ़ के सरकारी स्कूल में 31 जुलाई को पीडीए पाठशाला चलाई गई थी। एफआईआर के मुताबिक एसपी विधायक ने अपने साथियों के साथ स्कूल का ताला तोड़ा और जबरन अंदर घुसकर बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों के साथ फोटो खिंचाई और समाजवादी पार्टी के पोस्टर बैनर लगाए। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर फतनपुर थाने में विधायक समेत 3 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारी गौरा के द्वारा थाना फतनपुर पर आकर यह सूचना दर्ज कराएगी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके स्कूल प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला पर जबरदस्ती प्रवेश किया गया, बच्चों को जबरदस्ती वहां पर रोका गया और अनाधिकृत रूप से वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 लोग नामजद किए गए हैं व कुछ लोग इसमें अज्ञात हैं। तो एसपी विधायक ने अनोखे ढंग से अल्फाबेट्स पढ़ाने की कोशिश बच्चों को की थी और अब उनका यही अनोखा ढंग उनके लिए मुसीबत बन रहा है। एसपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर अखिलेश यादव का पारा भी हाई हो गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब बीजेपी हमेशा के लिए जाएगी।